Hey guys, welcome to our channel. If you like the video, तो please like and share, and don't forget to subscribe to our channel and comment down all of your questions and suggestions. Thank you. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल परिचय में। दोस्तों, पेशावर युद्ध के बारे में हम में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे और मैं भी इसके बारे में नहीं जानता था जब तक कि मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च नहीं की। आज ही के दिन यानी कि 28 अप्रैल 1758 को पेशावर का युद्ध हुआ था, जिसमें मराठा साम्राज्य ने सिखों के साथ मिलकर दुर्रानी साम्राज्य को हराया था। मराठा और सिख युद्ध में विजयी हुए और पेशावर इनके अधिकार में आ गया था। इससे पहले तैमूर शाह दुर्रानी और जहां खान के नेतृत्व में पेशावर के किले की सुरक्षा दुर्रानी सैनिकों द्वारा की जा रही थी। जब इस युद्ध के बाद रघुनाथ राव, मल्हार राव होलकर, चरत सिंह और जस्सा सिंह आलूवालिया ने पेशावर को छोड़ दिया, तो तुकोजी राव होलकर को उप महाद्वीप के इस क्षेत्र में प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। उन्होंने सरदार संताजी राव बाबल और खंडोजी कदम के साथ अफगान गैरिसन को हराया। मराठों और सिखों की सेना से पराजित होने के बाद जहां खान और तैमूर शाह दुरानी किले को छोड़कर अफगानिस्तान भाग गए और मराठों ने किले पर कब्जा कर लिया। मराठों की जीत ने उनके शासन को पुणे से लगभग 2000 किलोमीटर दूर अफगानी सीमा तक बढ़ा दिया था। जैसा कि मैंने आपको बताया, 28 अप्रैल 1758 को मराठा साम्राज्य और दुरानी साम्राज्य के बीच में यह युद्ध हुआ था। इस लड़ाई में मराठाज रघुनाथ राव जी के नेतृत्व में लड़ रहे थे। अगर इस लड़ाई को देखा जाए तो भारत के इतिहास में यह एक बहुत बड़ी विजय थी, जिसमें मराठाज ने भगवा झंडा अटक के ऊपर लहरा दिया था। रघुनाथ राव जी ने पंजाब खुद तो छोड़ दिया, लेकिन वहां 4000 मराठा ट्रूप्स को उस किले की रक्षा करने के लिए भी छोड़ दिया था, ताकि अफगान दोबारा आकर उन पर कब्जा न कर लें। हालांकि बाद में दुर्रानी एम्पायर ने रोहिलाज के साथ मिलकर इस अटक के किले को फिर से अपने कब्जे में ले लिया था और उन्होंने अटक में 1813 तक फिर से राज किया। हालांकि उस वक्त अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल सभी भारत में आते थे, लेकिन अगर आज की बात करें तो यह अटक का जो शहर है यह पाकिस्तान में आता है। दोस्तों, अब मैं आपको मराठाओं के बारे में और भी थोड़ी सी बातें बताना चाहता हूं। अगर इतिहास की इक्की दुक्की पुस्तकों के कुछ पन्नों को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा किसी भी पुस्तक में इस बात का जिक्र नहीं मिलता कि मराठों ने दिल्ली पर 8 बार आक्रमण किया था। पानीपत की पराजय का प्रतिशोध लेने के लिए भी मराठों ने दिल्ली पर हमला किया और जीत भी हासिल की थी। मराठाओं की दिलचस्पी केवल दिल्ली जीतने में कतई नहीं थी। वे अपने अपमान का बदला लेने और देश को आजाद करवाने के लिए दिल्ली पर बार बार आक्रमण करते रहे। इतिहासकार मोहन शेटे बताते हैं कि देश को आजाद कराने के लिए मराठाओं ने 100 वर्षों तक दिल्ली पर लगातार हमले किए। मराठा सरदार महादजी शिंदे के समय मराठों ने दिल्ली पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था और लाल किले पर भगवा ध्वज लहरा दिया था। बाजीराव पेशवा ने दिल्ली पर हमला किया और वो भी विजयी रहे थे। दोस्तों, यह बहुत ही दुखद बात है कि हमारे देश में पराजय का इतिहास पढ़ाया जाता है, विजय का नहीं। इतिहास गवाह है कि 1771 और 1788 में महादजी शिंदे के नेतृत्व में दिल्ली पर मराठों का हमला हुआ और कब्जा भी हुआ। दिल्ली की मुगलिया सल्तनत महादजी शिंदे के नियंत्रण में थी। वे लाल किले के तख्त पर बैठे थे। लगभग 15 वर्ष दिल्ली के लाल किले पर भगवा झंडा लहराया था और हमारे इतिहास में पढ़ाया जाता है कि अंग्रेजों ने मुगलों से दिल्ली छीनी थी, लेकिन यह बिल्कुल ही गलत बात है। असल में अंग्रेजों ने 11 सितंबर 1803 को पटपड़गंज में मराठों के साथ हुए युद्ध में दिल्ली को जीता था। अंग्रेजों ने दिल्ली को मुगलों से नहीं बल्कि मराठों से लिया था। जिस मुगल बादशाह के साथ हुए प्रतिशोध का बदला लेने के लिए मराठों ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी और दुश्मनों को धूल चटा दी थी, वही शाह आलम मराठों को दगा दे गया था। 1772 में महादजी शिंदे की सेना ने शाह आलम द्वितीय को तमाम मुसीबतों से निकालते हुए फिर से दिल्ली की गद्दी पर बैठाया था। तो बादशाह ने मराठाओं को भी अधिकार दिए थे, लेकिन कुछ ही समय में उसे लगने लगा कि मराठाओं की कठपुतली बनना अच्छा नहीं है। ऐसे में उसने ब्रिटिश जनरल गेरार्ड लेक से संरक्षण मांगा। अंग्रेजों को और क्या चाहिए था। मौका मिलते ही लेक की अंग्रेजी सेना और फ्रांसीसी कमांडर के नेतृत्व में मराठों की सेना के बीच 11 सितंबर 1803 को भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध स्थल पटपड़गंज था। पटपड़गंज का यह युद्ध दिल्ली के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आज जो ये वीडियो मैं बना रहा हूं यह है अटक के युद्ध के बारे में। हालांकि मैंने थोड़ी रिसर्च करने की कोशिश की और जानना चाहा कि हुआ क्या था, पर मुझे बहुत ज्यादा जानकारी इस बारे में नहीं मिल पाई। इसके कुछ कारण हैं और उन पर मैं अपनी बात आपसे कहना चाहता हूं। अगर आपको किसी दुश्मन को हराना है तो आप क्या करेंगे? आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि आप उसके ऊपर हमला कर दें या उसका कुछ नुकसान करने की सोचें। ऐसे में अगर आप यह करते हैं तो इसमें आपका भी नुकसान बराबर का होगा, क्योंकि
चाहे वो युद्ध हो या लड़ाई हो, इसमें हानि दोनों ही पक्षों की होती है। दूसरा तरीका है कि आप अपने दुश्मन के बच्चों को गुमराह कर दें, उनके अंदर से सही और गलत की जो एक रेखा होती है उसको ब्लर कर दें या बिल्कुल मिटा दें, ताकि उन्हें सही और गलत का पता ना चले। अब आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसमें सबसे बड़ा हथियार जो होता है वो शिक्षा का होता है, यानी कि एजुकेशन का होता है। और शिक्षा से मेरा मतलब सिर्फ यह नहीं है कि आप जो स्कूल या यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं, बल्कि शिक्षा से मेरा मतलब है सीखना। अगर हम अपनी आने वाली पीढ़ी को गलत चीजें सिखाएंगे तो वो गलत ही सीखेंगी और गलत ही करेंगी। जैसा कि आज़ादी के वक्त हुआ, मैं अक्सर अपने वीडियोस में कहता हूं कि जिन लोगों ने आज़ादी दिलाई उनके नाम को तो भुला दिया गया, और ऐसे कुछ लोग जो कि अंग्रेजों के पिट्ठू थे और अपने पॉलिटिकल करियर्स के लिए लड़ रहे थे, जैसे कि जिन्ना, नेहरू और गांधी, उन्होंने आज़ादी का सारा श्रेय या कहें कि क्रेडिट खुद अपने आप ही ले लिया, और असल में जिन लोगों ने जान दी थी उनको भुला दिया गया। इन्हीं लोगों ने आगे चलकर अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस को लेकर देश के टुकड़े टुकड़े भी कर दिए। जहां जिन्ना ने अपना पाकिस्तान अलग बना लिया, वहीं नेहरू ने भारत को भी दूसरा पाकिस्तान बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। सभी किताबों के अंदर से जो हमारे भारत देश के राजा थे और जो योद्धा थे उनको बिल्कुल मिटा दिया गया, और इन किताबों में मुगलों और अंग्रेजों के बारे में झूठी सच्ची कहानियां लिखी जाने लगी, और हमारे एजुकेशन सिस्टम को इतना नाकारा बना दिया गया कि जो शिक्षा बच्चों को मिलनी चाहिए थी वो उन्हें नहीं मिली, बल्कि उन्हें गलत चीजें सिखाई गई। हमने भी अपने स्कूल डेज में ऐसा ही पढ़ा था कि मुगल बहुत महान थे, लेकिन असल में क्या वो महान थे? जी नहीं। मुगल इन्वेडर्स थे, जिनको आक्रांता बोला जाता है, जिन्होंने तलवार के बल पर लोगों को मारा और उन्हें कन्वर्ट किया। मान लीजिए कि कोई बाहर से आता है और आपको मार पीट के आपके घर से निकाल देता है, या फिर वो ये कहता है कि अगर आपको इस घर में रहना है तो अब मेरी मर्जी माननी पड़ेगी, तो क्या आप उसके गुणगान करेंगे? जी नहीं। लेकिन ऐसा ही होता आया हमारे देश के अंदर। जिन योद्धाओं ने अपनी जान दी, जिन योद्धाओं ने इस देश को एक करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, उनको तो भुला दिया गया। जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर आज आजादी के बाद यह देश एक है तो इसका पूरा श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, लेकिन हमारी सरकारों ने उनका नाम मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और ऐसे ऐसे क्रांतिकारी लोग जिनके बारे में हमारी पीढ़ी को सीखना चाहिए था, पढ़ना चाहिए था, उनके नामों को भी हिस्ट्री से बिल्कुल मिटाने की कोशिश की गई। वहीं ऐसे लोगों ने जिन्होंने इस देश के लोगों के ऊपर अत्याचार किए, उनको मारा, उनके बारे में गुणगान किया जाने लगा। 2-3 दिन पहले आपने सुना होगा कि सीबीएसई ने अपने पाठ्यक्रम में से कुछ ऐसे चैप्टर्स निकाल दिए हैं। लेकिन क्या यह लेट नहीं हो गया? सोचिए कि पिछले 70 साल में जो हिस्ट्री या इतिहास हम लोगों को जानना चाहिए था वो हमें बताया ही नहीं गया, और झूठी सच्ची कहानियों को शहद में लपेटकर हमें परोसा गया। बॉलीवुड ने भी कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने इतनी मूवीज या इतनी फिल्में बनाई जिसमें कि उन्होंने इन आक्रांताओं को एज ए हीरो पेश किया, जबकि हमारे असली हीरोज कहीं गुमनामी के अंधेरे में खो गए। हालांकि दोस्तों, आज मैंने ये वीडियो बनाया था 1758 में आज ही के दिन हुए अटक युद्ध के बारे में, लेकिन यह सब कुछ बात जो थी ऑफ टॉपिक बात मैं इसलिए बताना चाहता था क्योंकि जब मैंने इसके बारे में जानने की कोशिश की तो मुझे बहुत कुछ मिला नहीं रिसर्च करने के लिए जिसमें कि मैं आपको कुछ बता सकूं। तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि क्यों हमें इस बारे में पता नहीं है और क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से इतिहास में इन सब बातों को भुला दिया गया। इसलिए मैं अपने गुस्से को रोक नहीं पाया और मैंने इस वीडियो में ये सब बातें कही। हो सकता है आप में से कुछ लोग मेरी इन बातों से सहमत ना हो, लेकिन मैंने बहुत सत्यता के साथ जो मैं महसूस करता हूं वो आप सब लोगों को बताने की कोशिश की है। और हमारी सभी की जिम्मेदारी बनती है कि हम चुप ना बैठें और अपने बच्चों को जो सही इतिहास है उसके बारे में पूरी और सही जानकारी देने की कोशिश करें, क्योंकि यही बच्चे आगे चलकर हमारे देश का भविष्य हैं। और अगर इनकी फाउंडेशन ही गलत होगी, इनको गलत चीजें सिखाई जाएंगी, तो सही और गलत के बीच की जो एक रेखा होती है वो मिट जाएगी और इन बच्चों को पता ही नहीं होगा कि क्या सही है और क्या गलत है। ऐसे में भविष्य में आगे चलकर वो क्या निर्णय लेते हैं इसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता। जो बात मैंने आपसे कही थी कि किसी दुश्मन को बर्बाद करने के लिए क्या करना चाहिए, वही पिछली सरकारों ने हमारे साथ किया है। उन्होंने हमसे पहले की जो पीढ़ी थी और हमसे बाद की जो पीढ़ी है उनको गलत इतिहास पढ़ाया। और दोस्तों, विश्वास कीजिए, अगर आपको अपने इतिहास का सही से ज्ञान नहीं होगा तो आप आगे चलकर भी कुछ नहीं कर सकते। जो सीबीएसई ने किया है, मैं इसके लिए बहुत खुश हूं। ऐसा तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, बल्कि मेरा सोचना तो यह है कि पुरानी सरकारों को ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहिए था। किसी भी गलत चीज को
बच्चों के पाठ्यक्रम में डालना ही नहीं चाहिए था। लेकिन चलिए, जब जागो तभी सवेरा। अगर अब भी हम चीज़ों को सुधार लेते हैं और आने वाली पीढ़ी को एक अच्छी शिक्षा देते हैं, उनको सही बातें सिखाते हैं, तो कोई भी देर अभी नहीं हुई है। तो दोस्तों, यह था मेरा आज का वीडियो, जिसमें कि मैंने अटक की लड़ाई के बारे में तो आपको बहुत कम बताया, थोड़ा सा मैंने मराठों के बारे में भी आपको बताया। इसके अलावा आज के वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मैंने आपसे वो शेयर की जो मैं सोचता हूँ। आगे भी जब भी कभी मौका आएगा तो मैं अपने देश के हीरोज़ के बारे में वीडियोस बनाता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर एक नया वीडियो लेकर मैं आप सबसे मिलता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।